बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब मुअल्लिमीन, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से क्लिक अच्छे तरीके के और उसी तरह ख़ास करके कर्नाटका टीईटी के लिए ज़रूरी वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में कर्नाटका टीईटी के 2014 के क्वेश्चन पेपर को यानी ज़बान अव्वल उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल किया जाएगा। तो आए देखें क्या है ज़बान उर्दू अव्वल। यहाँ पर तो एक सबसे पहले एक इक्तिबास दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो इस इक्तिबास को पढ़ना है तो बेहतर है कि इक्तिबास से पहले सवालात को पढ़ें। मैं देखो सवालात की तरफ जाता हूँ। पहला सवाल है, इंशाइया मकालात, नावल, अफसाना वगैरह, ये तमाम इंशाइया मकालात, नावल, अफसाना वगैरह वगैरह क्या है, शामिल है किन में? असनाफ़ सुखन में, नसरी अदब में, सैर व तफरीह में, खेल कूद में। किस में आते हैं ये सब? इसके मतलब पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, नसरी अदब में असनाया, मकालात, नावल और अफसाने आते हैं। ये तमाम क्या है? नसरी अदब में आते हैं। तो इस हिसाब से इसका जवाब है नसरी अदब। हाँ, इसका जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। तीसरा, किरदार, स्टेज मकाले वगैरह का ताल्लुक इस सनफ़ अदब से है। ये क्या है? किस सनफ़ अदब से है? नावल है, अफसाना है, ड्रामा है या इंशाइया है? तो यहाँ पर देखने पर क्या है? ड्रामा तो किरदार, स्टेज वगैरह का ख्याल रखता है। ड्रामा क्या है? किरदार, स्टेज वगैरह का ख्याल रखता है। तो यहाँ किरदार, स्टेज मुकाले कहाँ पर आते हैं? ड्रामे में आते हैं। तो अगला सवाल, तजुर्बात व तखय्युलात तजुर्बात व तख्लीकात हम तक, तजुर्बात व तख्लीकात हम तक अखबार के ज़रिए पहुँचते हैं, रेडियो के ज़रिए पहुँचते हैं या हुकूमत के ज़रिए पहुँचते हैं या मज़ामीन के ज़रिए पहुँचते हैं? इस तरह से पूछ रहा है, किसके ज़रिए पहुँचते हैं? हाँ, ये तमाम हमें देखिए यहाँ पर इसमें कहाँ दिए, नई तख्लीकात और इजाज़ात को अवाम से मुतारफ़ कराने में मज़ामीन बड़ी अहमियत रखते हैं। क्या? मज़ामीन। तो इसमें क्या है? मज़ामीन के ज़रिए पहुँचते हैं। देखो जवाब किस तरह से, इस तरह से क्या है, हम पहले सवाल पढ़ें बाद में इसको पढ़ें तो यहाँ पर मिल जाएगा ये कहाँ पर है। मज़ामीन के ज़रिए पहुँचते हैं। चौथा, तख्लीकात का वाहिद, तख्लीक आता है। क्या आता है? तख्लीक। तहकीक का तहकीकात आता है। तनकीद का तनकीदें आता है। मखलूक का मखलूकात आता है। तो तख्लीकात का वाहिद तख्लीक है, याद रखिए। अगला सवाल, इनके मजहबी और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन आज भी पुर असर और अहम है। किनके? मोहम्मद अली जौहर के, अबुल कलाम आज़ाद के, अल्लामा इकबाल के, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली के। अब यहाँ पर हमें इक्तिबास में जाएं तो पता चलता है। तो देखें इक्तिबास में कितना सवाल हो? 5वां सवाल। पांचवा सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसे फ़लसफ़ाना और मजहबी मज़ामीन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरें आज भी उतनी ही पुर असर और अहम है। किनके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। फ़लसफ़ियाना और पांचवा सवाल ना, मजहबी और फ़लसफ़ियाना में किनके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। अगला सवाल, माशी एतबार से भी फ़ायदा मंद है।
कौन से मज़ामीन हैं या मकालात हैं, नावल हैं, तहरीरें कौन से हैं माशी एतबार से। माश यानी दौलत कमाना, यानी इनमें से दौलत कमाने में कौन से फ़ायदेमंद हैं, किन चीज़ों से दौलत हमें कमाए जा सकते हैं। नावल से कमाती, तहरीर से कमाती, या मज़ामीन से, या मकालात से। तो इस जो इक़्तिबास में क्या दिया है, देखो इस इक़्तिबास में माशी, देखो माशी एतबार से भी मज़ामीन फ़ायदेमंद हैं। क्या मज़ामीन फ़ायदेमंद हैं, माशी एतबार से मज़ामीन फ़ायदेमंद है। अगला सवाल, उर्दू अदब में अदबी और गैर अदबी किस्म है। अदबी भी है और गैर अदबी भी है। वो मौज़ूआत हैं, तख्लीक़ात हैं, रसाइल हैं, या मसाइल हैं। तो इसको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, इस इक़्तिबास में इसका जवाब ढूंढना है। तो देखो इक़्तिबास में इसका जवाब यहाँ पर इस तरह अदबी और गैर अदबी दोनों किस्म के मौज़ूआत को अपने घेरे में लेने वाले मज़ामीन ही होते हैं। अदबी और गैर अदबी मौज़ूआत कहाँ पर होते हैं, मज़ामीन में होते हैं। अदबी और गैर अदबी मौज़ूआत कहाँ पर होते हैं, अदबी और गैर अदबी किस्म कहाँ पर, मौज़ूआत में होते हैं। अदबी और गैर अदबी मौज़ूआत के दो अक़साम हैं। अगला सवाल, इनके मज़ामीन ने अंग्रेज़ी हुकूमत की चोलें हिला दी है थी। चोलें हिला देना मतलब उनको घबराहट पैदा करना। हाँ, तो मौलाना अबुल कलाम हैं, या मोहम्मद अली जौहर हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, या नियाज फतह पूरी हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या है इक़्तिबास में, यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके मज़ामीन को कौन भूल सकता है, जिनकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत के चोलें हल गई थी। अंग्रेज़ी हुकूमत की, किनके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है यहाँ पर मोहम्मद अली जौहर का जिक्र है। तो मोहम्मद अली जौहर है इसका जवाब, सही जवाब क्या है, मोहम्मद अली जौहर। 8वें सवाल का जवाब दूसरा सही है। अब उसके बाद एक नज़म दी गई है, इस नज़म को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस इक़्तिबास के इस नज़म के मुतालिक जवाब देना है। देखो यहाँ पर 9वां सवाल है, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, किस बात पर यह नज़म लिखी गई है। नफ्सियाती इंसानी पर, या इंसानी ज़िंदगी की ज़बो हाली पर, या जंग की तबाही का तबाहकारियाँ हैं, या जंग बंदी या आलमी अमन है। जंग बंदी मतलब जंग को बंद करना, जंग नहीं करना। आलमी अमन यानी अमन यानी सुकून से रहना, जंग ना करना। तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट है। इन दोनों में से कौन सा है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये या ए। तो देखो यहाँ पर इसमें गौर करने पर, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, यानी अपना हो या दूसरों का खून, खून खून ही है। हाँ, और इस तरह से इस पर गौर करने पर, अमन को जीत से तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंग का एहतिमाम करें, यानी अमन मिले दुनिया में, क्या मिले, अमन मिले, ऐसी जंग करे जिससे अमन हो। मतलब क्या है, इस नज़म का मरकजी ख्याल क्या है, जंग बंदी, जंग को बंद करना और आलमी अमन कायम करना इस नज़म का मकसद है, मरकजी ख्याल है। अगला सवाल, जंग किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जंग किसी मसले का, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल कर देगी, जंग क्या है, खुद एक मसला है। ये खुद एक मसला है जो दिगर मसाइल पर अदा करती है। जंग से बहुत सारे मसले आते हैं। उसके बाद अगला सवाल, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, से शायर से मुराद, एक शेर है, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, जहां भी हो। यहाँ पर शायर क्या कहता है, देखिए ऑप्शन है, जंग मशरिकी ममालिक में हो या मगरिबी ममालिक में, या दूसरा ऑप्शन क्या है, जंग ख्वाह दुनिया की किसी कोने में क्यों ना हो। तीसरा ऑप्शन, जंग चाहे सुबह में हो या शाम में हो, ये तो नहीं हो सकता है, सुबह शाम का जिक्र नहीं है। जंग ज़मीन पर
लड़ी जाए या आसमान पर, आसमान पर जंग नहीं लड़ी जा सकती, ये भी जुमला गलत है। तो इन दोनों में जंग मशरिक में हो या मगरिब में, तो इन दोनों में अगर हम गौर करें, तो इन दोनों में अगर हम गौर करें तो ये जुमला सही है, क्योंकि इसका इससे मुराद ये ली जाती है कि जंग ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, पूरी दुनिया एक ही है। दुनिया के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जंग से क्या नुकसान होते हैं, जंग के क्या असरात होते हैं। इस लिहाज से क्या है, जंग ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में हो, इससे इस शेर का मुराद है। अगला सवाल, 12वां सवाल, ये कितना 12वां सवाल है। शार जंग से गुरेज कर रहा है, क्योंकि शार जंग से क्यों गुरेज कर रहा है, वो देखो आखिर में, हाँ, शार जंग से गुरेज क्यों कर, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है, उसका मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता, उसका मुल्क उसकी इजाज़त नहीं देता, वो खून खराबे से डरता है। यहाँ पर जिक्र क्या है, इस नज़म में अमन को क्या है, अमन को जिनसे तकवीत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें, शायर कह रहा है अमन को जिससे तकवीत पहुंचे। तो यहाँ पर क्या है, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है, दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। उसके बाद अगला सवाल, जश्न का मुतजाद, मुतजाद मतलब जिद, अजदाद लिखना है। मुतजाद क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है जंग का, जंग सॉरी जश्न है, माफ कीजिएगा, जश्न, जश्न का अपोजिट वर्ड। यहाँ पर क्या है, फतह है, फतह यानी जीत, इसका शिकस्त आता है। हाँ, ये बांझ है, ये एहतिजाज है, ये सोग है, तो इसका सही जवाब सोग आता है, क्योंकि जश्न मनाना मतलब खुशी मनाना, सोग मतलब मनाना मतलब गम मनाना। तो इस लिहाज से क्या है, ये जवाब सही है इसका। उसके बाद अगला सवाल, शमह का जलना, शमह मतलब चिराग, शमह का जलना किसकी अलामत है, चिराग जलना। शमह का जलना क्या है, किस बात की तरफ इशारा करता है, देखो शमह, शमह जलती रहे तो बेहतर है, इस नज़म में जिक्र है इसका। देखिए, शमह जलती रहे तो बेहतर है, बेहतर है मतलब कुछ अच्छा है। अच्छा कब होता है, अच्छा में होने पर क्या हम क्या करते हैं, माता मनाते हैं नहीं, डुबकी लेते हैं नहीं, पछतावा करते हैं वो भी नहीं, खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, खुशी मनाना, खुशी की है। क्षमा का जलना अलामत क्या है, खुशी की अलामत है, खुशी की तरफ इशारा करता है। अब उसके बाद इस नज़म की हैयत क्या है। हाँ, ये सवाल थोड़ा देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा ट्विस्टेड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए, मुसल्लस, इस नज़म की हैयत क्या है, हैयत मतलब उसके अशार किस तरह से तरतीब दिए गए हैं। हैयत का मतलब अशार को किस तरह से तरतीब दिया गया है। ये नज़म क्या है, मुसल्लस है, इसकी हैयत मुसल्लस है या मुरब्बा है, मुखम्मस है या मुसद्दस है। मुसल्लस मतलब 3, याद रखिए अरबी में, मुरब्बा मतलब 4, हाँ, और मुखम्मस मतलब 5, और मुसद्दस मतलब 6। हाँ, इस तरह से क्या है यहाँ पर आता है। तो अब हम ये पहचानना है कि यह नज़म किस पर मुनसर है, इसकी हैयत कैसी है। तो देखिएगा, मुसल्लस किसे कहते हैं, उसकी तारीफ सुनिएगा। मुसल्लस यानी नज़म की हैयत में, हैयत मुसल्लस किसे कहते हैं। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माने 3 के हैं। इसमें हर बंद 3 मिसरों से मुकम्मल होता है, हर बंद 3 मिसरों से। अब मिसाल के तौर पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक मिसरा यहाँ पर लिखते हैं, और एक मिसरा यहाँ पर लिखते हैं, और एक मिसरा हम यहाँ पर लिखते हैं। ऐसी नज़म आपने देखी होगी। ये नज़म क्या है, ये नज़म की हैयत मुसद्दस है, मुसल्लस है इसकी हैयत। ये 3 मिसरों वाली नज़म, 3 मिसरे इसके एक 3 मिसरों से मुकम्मल होती है।
اور اس کے پہلے بند کے تینوں مصروں کا قافیہ ایک ہوتا ہے. پہلے بند کے تینوں مصروں کا قافیہ یہاں کا آخری لفظ قافیہ ایک ہوتا ہے. باقی بندوں میں پہلے دو مصرے قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے اور تیسرے مصرے کا قافیہ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. یہ تیسرا کیا ہے؟ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. ہاں، اس کے بعد ہم حیت مربع دیکھیں گے. نظم کی حیت مربع. مربع مطلب چار. یہاں پر کیا ہے؟ اس طرح سے ہوتے ہیں. دیکھو کیا ہوتا ہے مربع. دیکھو یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں. کیا ہیں؟ چار کے. اس حیت کے ہر بند میں چار چار مصرے ہوتے ہیں. کتنے؟ چار چار. یہاں پر دیکھیے 1 2 3 4 چار مصرے ہوتے ہیں. اس طرح سے چار چار مصرے ہوتے ہیں. اور پہلے کے چاروں مصرے ہم کافی ہوتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ چاروں مصرے ہم کافی ہوتے ہیں. اور بعد کے بند کے ابتدائی تین مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے اور چوتھے مصرے کا قافیہ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ قافیے ہوتے ہیں. ہاں. اور اس کے بعد مخمس. نظم کی حیت مخمس کیا ہے؟ مخمس کا مطلب ہے 5. مخمس کا مطلب کیا ہے؟ 5. اس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. مطلب یہاں 1 2 3 4 اس طرح سے. ایسی نظم بھی آپ دیکھی ہوں گی. 5 مصرے اس طرح سے 5 مصرے ہوتے ہیں. ہاں. اور پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. بعد کے بندوں کے ابتدائی 4 مصروں کا قافیہ ہوتا ہے. یہاں پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. بعد میں کیا ہے؟ باقی کے بندوں میں یہاں پر چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. پانچواں مصرع کیا ہے؟ پہلے بند کے ہم قافیہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد مسدس. حیت مسدس کیا ہے؟ ہاں، مسدس یعنی کے معنی 6 ہیں. تو یہاں پر 6 مصرے ہوتے ہیں. جیسے 1 2 3 4 5 اور 6. اس طرح سے بھی آپ نظم دیکھی ہوگی. یہ نظم کیا ہے؟ حیت مسدس ہے. اس کی مسدس ہے. ہاں. تو اس میں کیا اصول ہے؟ اس میں 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے جس میں پہلے بند کے 6 مصرے ہم قافیہ ہو سکتے ہیں. عام طور پر پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی کے 2 مصرے اپنا الگ قافیہ رکھتے ہیں. باقی کے 2 مصرے. اور اس میں خاص کر کے مسدس حالی شاید آپ نے سنا ہوگا، یا مد جزر اسلام. یہ کیا ہے؟ یہ مشہور نظم ہے. یہ حیت مسدس کہلاتی ہے. یہ حیت مسدس کہلاتی ہے. یہ رہا نظم کی حیت. اب اس کے بعد حصہ الف ختم ہوتا ہے. اس کا حصہ الف ختم. اب حصہ ب شروع کریں گے. کچھ گرامر ہوتا ہے اور پیڈاگوجی کے کوشچن زیادہ تر ہوتے ہیں. دیکھو 6واں سوال، 16واں سوال. اگلا سوال، قوت گویائی کا انحصار. گویائی مطلب بولنا. گویائی مطلب بولنا. دیکھو پڑھنے سے ہوتا ہے گویائی، یا تحریر کرنے سے، یا سننے سے، اشاروں سے. بچہ بولنے کب سیکھتا ہے؟ اگر کوئی شخص بولنا ہے تو پہلے کیا کرنا انہیں؟ سننا یا پڑھنا. تو جیسے ہی پیدا ہوتے بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سننا ضروری ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سننا ہے. کیا ہے؟ سننا. تو جو شخص صحیح طریقے سے سنتا ہے وہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے. جو سنا جاتا ہے وہی بولا جاتا ہے. تو اس لیے شاید آپ دیکھیں ہوں گے بچے ہماری آواز نکالتے ہیں بچپن میں. ہمیں جیسے بات کرتے ہیں ویسے ہی بات کرتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے؟ قوت گویائی کا انحصار سننے پر ہے. جو شخص صحیح طریقے سے سن سکتا ہے وہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے. وہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے. اس کا آپشن 2 ہے. اگلا سوال، بچوں میں مصوری سے فروغ پانے والی مہارت. مصوری مطلب ڈرائنگ نکالنا. ڈرائنگ کن سے نکالا جاتا ہے؟ انگلیوں سے نکالا جاتا ہے.
तो उंगलियों का काम ज़्यादातर कहाँ होता है? गोयाई में तो नहीं होता, गोयाई में ज़ुबान का होता है, समाई में कानों का होता है सुनना, और ख्वानगी में आंखों का होता है पढ़ना। और तहरीर इसका जवाब सही है, क्योंकि तहरीर क्या है, हम अपने हाथों से उंगलियों से करते हैं। तो इस लिहाज से मुसव्विरी से फरोग पाने वाली महारत तहरीर है। अगला सवाल, बच्चों में तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या करना चाहिए? बच्चे जब बार बार गलत गलत अल्फाज को दोहरा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन चुनना है इसमें। देखो, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को नज़रअंदाज करना, जान छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये जवाब हरगिज़ नहीं हो सकता, गलत। तलफ़्फ़ुज़ की गलती को दोहराना, ये भी नहीं हो सकता, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और उसको दोहरा भी नहीं सकते। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की बार बार इस्लाह करना। तीसरा ऑप्शन क्या है? तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को बार बार इस्लाह करना, ये थोड़ा हो सकता है। चौथा देखो, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को दूसरे बच्चों के सामने दोहराना। ये दूसरे बच्चों के सामने दोहराने से क्या होता है? दूसरे बच्चे तो उस गलती को जानते हैं, लेकिन क्या है, जो बच्चा गलती कर रहा है उसकी क्या होती, हौसला शिकनी होगी, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह से सोच सकता है। इसलिए क्या है, इसमें सही जवाब तीसरा ऑप्शन है। क्या है? तीसरा। वो जितने बार गलती करता है उसे दोहरा बार बार इसलाह की जाए, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा है, ऐसा है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ ये है, ये जवाब सही है। अगला सवाल, महारत मुतालिया की जांच। मुतालिया मतलब पढ़ना। बच्चा बेहतरीन पढ़ रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? इसका मुतालिया में महारत बेहतरीन है, कैसे जान सकते हैं? देखो, जांचने के लिए क्या, हम उसे बुलंद ख्वानी से की जा सकती है, यानी बुलंद ख्वानी से पढ़ने से उसकी जांच की जा सकती है। वो जोर से पढ़ रहा है, थोड़ा हो सकता है, देखेंगे। खामोश खानी से की जाती है, खामोश खानी तो वो दिली दिली में पढ़ेगा, हमें कैसे पता चले? ये तो नहीं हो सकता। अगला सवाल, बुलंद ख्वानी और अदाकारी से की जाती है। बुलंद ख्वानी करना और अदाकारी करना। अदाकारी मतलब वो फहम और फरासत की बुनियाद पर होता है, समझने पर, लेकिन ये तो थोड़ा डाउट में है। अगला देखो, बुलंद ख्वानी तलफ़्फ़ुज़ तर्ज अदायगी से होता है। बुलंद ख्वानी भी होना है, ये दोनों भी ऑप्शन है यहाँ पर। तलफ़्फ़ुज़ भी देखना चाहिए, और तर्ज अदायगी, वो किस तरह से अदा कर रहा है। तो ये क्या है, मुताल्ली की महारत है। जो ज़्यादा मुतालिया करता है उसका तलफ़्फ़ुज़ और तर्ज अदायगी कुछ अलग होता है, उसका अंदाज बयां कुछ और होता है। तो इस लिहाज से इसका जवाब ये है, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल, समात मतलब सुनना, सुनने पर तवज्जो देने वाले सुनने पर तवज्जो देने वाले तलबा में गलत मतलब को अखज़ करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। देखो, सुनने पर तवज्जो देने वाले तलबा जो गौर से सुनते हैं, क्या वो गलत गलत मतलब को अखज़ करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, या वाक़ियात, जज्बात और एहसासात फ़र्क पाते हैं, या गलत तलफ़्फ़ुज़ की आदत होती है, या ज़बान की बुनियाद कमज़ोर होती है? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत होते हैं। यहाँ पर ये दोनों भी गलत हैं, हाँ, और पहला भी गलत है, क्योंकि गलत तलफ़्फ़ुज़, जो सही सुनता है वो सही बोलता है, सही समझता है। तो इसलिए क्या है, इसका सही जवाब दूसरा है, वाक़ियात, जज्बात और एहसासात को फ़रोग़ पाते हैं सही सुनने वाले बच्चे। उसके बाद अगला सवाल, तदरीस ज़बान के लिए निहायत ज़रूरी है। तदरीस ज़बान, ज़बान की तदरीस करने के लिए क्या ज़रूरी है? वसाइल व तदरीस का तयन करना ज़रूरी है, या मकसद तदरीस का तयन करना ज़रूरी है, या तलबा की इनफरादी इख्तिलाफ़ात का तयन ज़रूरी है, या तदरीस माहौल का तयन? पढ़ाने के लिए ज़बान की तदरीस, ज़बान लैंग्वेज पढ़ाना है बच्चों को, तो इस लिहाज से क्या है, इन चारों में से ये जवाब सही है, क्योंकि मकसद, तदरीस का मकसद क्या है वो दिखना है पहले। अहम क्या दिखना है, तदरीस का मकसद क्या है। अगला सवाल, ज़बान की तदरीस के इब्तिदाई 4 मरहलों की सही तरतीब। 4 मरहले, ये मरहले D.Ed में पढ़ने वाले तलबा को मालूम होंगे। हमारे दौर में जब हम D.Ed पढ़ा कर रहे थे, तो उस वक्त क्या है, जो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे ट्रेनिंग के लिए, लेसन प्लान बनाने के लिए क्या है, इन्हीं तरतीब को, इन्हीं मरहलों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि अब तो 5E आए हैं, अब क्या है, 5E आए हैं, हमारे दौर में ये थे। अब शायद दोहराया भी जा सकता है,
یا نہیں بھی. اس لحاظ سے بہرحال ان کو جاننا تو ضروری ہے نا. تو دیکھیں زبان کی تدریس کے ابتدائی 4 مرحلے کی صحیح ترتیب. یہاں پر کیا ہے صحیح ترتیب کیا ہے؟ چوتھا آپشن ہے تمہید. پہلے اسباق کی تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد قبل از اکتسابی سرگرمی ہوتی ہے، تمیدی سرگرمی پہلے، اس کے بعد قبل از اکتسابی سرگرمی ہوتی ہے، اس کے بعد اکتسابی سرگرمی ہوتی ہے، اس کے بعد آخر میں مشقی سرگرمی ہوتی ہے. یہ جواب صحیح ہے اس کا. اگلا سوال، گھریلو مشق، گھریلو مشق کے طور پر دیے جانے والے سوالات. گھر میں بچوں کو مشق کرنے کے لیے کیسے سوالات چاہیے؟ مشکل جیسے آتے ہیں، بچوں کو مشکل سوالات نہیں دے سکتے، پیچیدہ بھی نہیں دے سکتے. فکر انگیز ہوں جن سے بچوں کی ذہنی تشکیل ہو. یہ ہو سکتا ہے بچوں کی ذہنی استعداد کے بعید ہو. بعید مطلب دور، ان کی طاقت میں ہی نہ ہو، ان کے ذہنی خیال میں ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. بعید مطلب دور. تو اس لحاظ سے یہ جواب صحیح ہے، فکر انگیز جن سے بچوں کی ذہنی تشکیل ہو. یہ جواب صحیح ہے. اگلا سوال، اگلا سوال دیکھو، زبان کی درسی کتاب، زبان کی درسی کتاب کیا ہے؟ زبان کی تدریس کے لیے متن فراہم کرتی ہے. متن کا مطلب کیا ہے؟ متن کا مطلب ہے کتاب کی اصلی عبارت، کتاب کی اصل عبارت کیا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. اگلا، قدر پیمائی کے اقدار متعین کرتی ہے. یعنی زبان کی تدریسی کتاب کیا ہے؟ قدر پیمائی کرنا ہے یہ تعین کرتی ہے، یا تدریسی وسائل کی نشاندہی کرتی ہے، یا تدریس کے اصول مہیا کرتی ہے. کتاب کیا کرتی ہے؟ درسی کتاب کیا ہے؟ زبان کی تدریس کے لیے متن فراہم کرتی ہے. متن ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ فراہم کرتی ہے. اگلا سوال، کثیر درجاتی جماعت کی تدریس، تدریسی مسائل کا آسان حل. کثیر جماعتی، ایک زیادہ جماعت کے بچے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم کس طرح سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تدریسی مسئلے کو. یہاں پر کیا ہے؟ تقریری طریقہ تدریس سے تقریر کرتی ناجائز ویسے، یا کھیلو سیکھو کے طریقے سے ممکن ہے، یا جماعت میں گروہی سرگرمیوں سے ممکن ہے، یا سمعی و بصری آلات کے استعمال سے. تو سمعی و بصری آلات بہت بہترین ہے، کیونکہ اس سے بچوں میں نظم و ضبط بھی پایا جائے گا اور توجہ بھی مرکوز ہوگی. تو اس لحاظ سے سمعی و بصری آلات کے استعمال سے ممکن ہے. اگلا سوال، مہارت سماعت و گویائی، سننا اور بولنا کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہانی یا قصہ دوسروں کو سنا سکتے ہیں. کہانی یا قصہ دونوں ہونا، سماعت بھی ہونا اور گویائی بھی ہونا. کہانی یا قصہ سنانا، صرف گویائی ہوئی، یہاں پر سماعت نہیں ہوئی. اس لحاظ سے کہانی یا قصہ سنانا، سماعت و گویائی ہونا. کہانی سنا رہے ہیں یا قصہ سنا رہے ہیں. یہاں پر ریڈیو پر گیت سن کر خوش ہونا، ریڈیو پر گیت سن رہے ہیں یعنی صرف سماعت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. موسیقی پر رقص کرنا، موسیقی آتی ہے، یہاں بھی سماعت ہو رہی ہے صرف، یہاں پر سماعت کے ساتھ گویائی بھی ہونا. املا لکھنا کب؟ بولنے پر سن کر لکھنے، صرف کیا کرے؟ سن رہی لکھ رہی لیکن گویائی نہیں ہو رہی. یہاں پر دیکھیے، کہانی یا قصہ دوسروں کو سنانا، کہانی یا قصہ ایک لیے سنا رہے ہیں اور ایک لیے سن رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ جواب صحیح ہے اس کا، پہلا آپشن. اگلا سوال، اصلاحی تدریس کا اہم مقصد. اصلاحی تدریس کیوں دی جاتی ہے؟ اصلاح مطلب سدھارنا. تو طلبہ کے لیے دشواریاں پیدا کرنا ہے؟ نہیں، طلبہ کے غلط تصورات کی اصلاح کرنا ہے. اور والدین سے داد تحسین حاصل کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. طلبہ کو ہمیشہ مصروف رکھنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جواب صحیح ہے، ان کی غلطیوں کی، غلط تصورات کی اصلاح کرنا، یہ جواب صحیح ہے. اگلا سوال، قواعد کے اعتبار سے صحیح جملہ. دیکھو قواعد
कवायद को हम सीखना बहुत जरूरी है। मैं फैजान को किताब दिया, यहाँ पर दिया जो है ये भी दिया है ये भी दिया है, ये दोनों गलत है क्योंकि दिया बेहतर नहीं है जुमला। मैंने फैजान को किताब दिया, किताब दी ये या ये हो सकता है। मैं फैजान को किताब दी, मैंने फैजान को किताब दी, ये जुमला सही है। मैं किताब, यहाँ पर ने नहीं है ना, इसलिए से ये जुमला सही है। अगला सवाल, उर्दू हेड प्रोजेक्टर, सॉरी उर्दू नहीं, ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर कौन सा आला है, पूछ लेना। बसरी आला है, समई आला है, समई व बसरी आला है या नशरी आला है, नशर करना, नशरी मतलब नशर करना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आला है। बसरी मतलब देखना, बसारत, बसीरत, बसारत, बसारत मतलब देखना, बसरी। समई मतलब सुनना, समात से समई आया। ये सब प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर में सिर्फ देखा जाता है, सुनने के लिए क्या है वहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं होता, तो सुनने के लिए क्या है हम अलग से साउंड बॉक्स लगाना पड़ता है। तो इस लिहाज से क्या है, ओवर हेड प्रोजेक्टर सिर्फ बसरी आला है, सिर्फ हम उसमें बच्चों को दिखा सकते हैं, सुनाना मुमकिन नहीं है। सुनाने के लिए दूसरा एक साउंड बॉक्स लाना पड़ता है। ये इसका सही जवाब बसरी आला है। अगला सवाल, नीला खाका यानी ब्लू प्रिंट, जो हमें क्वेश्चन पेपर निकालने से पहले निकालते हैं उसके मुताबिक सवाल है। नीला खाके का जरिया किस लिए निकालते हैं नीला खाका? ये तदरीसी वसाइल की मनसूबाबंदी करता है, तदरीसी वसाइल नहीं। जवाबी पर्चे की मनसूबाबंदी करता है, ये भी नहीं। जवाबी पर्चा, ब्लू प्रिंट जवाबी पर्चे के लिए तो जरूरी नहीं है, वो तदरीसी वसाइल के लिए नहीं, तदरीसी तरीकों की मनसूबाबंदी भी नहीं करता। ये सवालात के पर्चों की मनसूबाबंदी करता है, कौन से सवाल कितने हो, कितने इल्म में हो, कितने फ़हम में हो, कितने इतलाक हो या और कितने महारत के हो, इसकी बुनियाद पर यहाँ पर तय किया जाता है। यानी कितने मारूजी हो, कितने मुख्तसर हो, कितने आसान हो, कितने औसत हो, कितने मुश्किल हो, कितने तफसीली हो, ये ब्लूप्रिंट में इसका खाका तैयार किया जाता है। अब ये यहाँ पर क्या है, पार्ट 1 के खत्म होते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के खत्म होते हैं, और सेकंड लैंग्वेज ये भी देखना जरूरी है। तो सेकंड लैंग्वेज देखिए क्या है सेकंड लैंग्वेज। यहाँ पर भी एक इक्तिबास दिया गया है, इस इक्तिबास को पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर चंद सवाल है। पहला सवाल, चमगादड़ के बारे में, चमगादड़ जानवर, चमगादड़ जानवर के बारे में। चमगादड़ रात को जागता है और दिन को क्या करता है? चमगादड़, देखो यहाँ पर इस इक्तिबास में चमगादड़ दिन में ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडों में उल्टे लटक कर आराम करता है। उल्टे लटक कर क्या करता है? आराम करता है। देखो ऊंचे ऊंचे दरख्तों में उल्टे लटक कर आराम करता है। अगला सवाल, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? चमगादड़ के पंख होते हैं, चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं। कैसे? खाल। इसका जवाब क्या है? खाल आता है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, चमगादड़ के जिस्म में कौन सी रेज दौड़ते हैं? चमगादड़ के जिस्म में कौन सी रेज दौड़ते हैं? देखो चमगादड़ के जिस्म में यहाँ पर देखो सोनार निजाम, सोनर निजाम, सोनर निजाम। इसका सही जवाब क्या है? सोनर निजाम है। अगला सवाल, चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाली लहरों की फ्रीक्वेंसी, तअद्दुद कितनी है? तअद्दुद, फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, तअद्दुद फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड, 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड। देखो यहाँ पर 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड, पहला जवाब सही है। 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड। चमगादड़ को पालतू जानवर में शुमार किया जाता है या अंडे देने वाले जानवर में शुमार किया जाता है, दूध पिलाने वाले जानवर में शुमार किया जाता है या जंगली जानवर में शुमार किया जाता है? चमगादड़ क्या है? दूध पिलाने वाला जानवर। यहाँ पर देखो
दूध पिलाने वाले जानवरों में चमगादड़ ही एक ऐसा जानवर है जो हवा में उड़ता है। दूध पिलाने वाले जानवरों में इसका शुमार किया जाता है। दूध पिलाने वाले जानवर। अगला सवाल, चमगादड़ अपने जिस्म से चमगादड़ अपने जिस्म से चमगादड़ अपने जिस्म से रोशनी की लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करता है। हाँ, या आवाज की लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करता है, या बल्कि मकनातीसी लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करता है, या खुद लहरों के मुशाबा लहरों से खारिज करता है। इसको अगर हम इस इक्तिबास में देखें तो यहाँ पर देखो, ये आवाज की ये उसका सवाल, हाँ, ये क्या है, चमगादड़ अपने जिस्म से आवाज की लहरों की मुशाबा लहरें खारिज करता है। आवाज की लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करता है। अगला सवाल, बाज गश्त। बाज गश्त से मुराद, बाज गश्त से क्या है मुराद, यहाँ पर इस किताब में देखो, बाज गश्त का मतलब, बाज इस इक्तिबास ही में दिया गया है। बाज गश्त देखो, बाज गश्त यहाँ है, इसका मतलब यानी वापस उल्टी के हैं, टकरा कर, देखो टकरा कर यानी ठोस चीजों से टकरा कर वापस उल्टी के हैं, जिस जैसे आवाज की बाज गश्त, टकरा कर वापस आना, इसको क्या है, आवाज की, इसको बाज गश्त कहते हैं। बाज गश्त मतलब वापस लौट कर आना, वापस लौट कर आना है। तीसरा जवाब सही है इसका। उसके बाद खाल का मुशाबा लफ्ज, मुशाबा का मतलब हम शक्ल, क्या है, हम शक्ल। इसी तरह हम शक्ल, ख ह अलिफ लाम, देखो स, यहाँ पर 1 2 3 4 अल्फाज है, तो इसमें साल, सीन अलिफ लाम 3 अल्फाज है, नाल नून अलिफ लाम 3 अल्फाज है, फाल फी फा अलिफ लाम 3 अल्फाज है, यहाँ पर थाल ता 2 चश्मा वाला हा और अलिफ लाम, यहाँ पर 4 अल्फाज है। इस लिहाज से ये जवाब सही है। मुशाबा मतलब हम शक्ल, उसकी शक्ल जैसा देखने में। हाँ, और उसके बाद अगला सवाल, यहाँ पर एक नज़म दी गई है, इस नज़म को पढ़ना है। तो उसके बाद इस नज़म के मुताबिक देखो, यहाँ पर सब्जियों की जहर आलूदगी की वजह, सब्जियों के जहर आलूदगी की वजह क्या है। देखो, जहर आलूदगी है खाद की, जहर आलूद है खाद पानी हवा, खाद पानी हवा, क्योंकि हर सब्जी में है, बोल जहर आलूद क्यों है, हर सब्जियां शायर कर रहा है। तो इस लिहाज से क्या है, इसमें सही जवाब तीसरा है। किन पर असर करती है आलूदगी, उन पर आलूदा मिट्टी, खाद और पानी का असर होता है। सब्जियों की जहर आलूदगी की वजह क्या है, यहाँ पर आलूदा मिट्टी, खाद और पानी का इस्तेमाल की वजह से, ये तमाम आलूदा होने से सब्जियां भी आलूदा होते हैं, इस नज़म से पता चलता है। अगला सवाल, शायर की नज़म का मरकजी ख्याल, शायर की नज़म का मरकजी ख्याल, इस नज़म को पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, इंसान को क्या क्या नुकसान होते हैं, किन से, आलूदगी से, आलूदगी से फैलने वाले मज़र असरात, नुकसानात, मज़र मतलब नुकसान देने वाले असरात कौन कौन से हैं, उसका पता चलता है। इस नज़म में क्या है वो बात जाहिर होती है। अगला सवाल, शायर तमाम तर आलूदगी का जिम्मेदार किसको ठहराया है, किसको ठहराया है। देखो, शायर तमाम तर जिम्मेदारियों का, तमाम तर आलूदगी का जिम्मेदार किसको ठहराया है। देखो, आजकल सतह ओजोन खतरे में है ये इंसान की कार फरमाइयाँ, इंसान की, किसकी, इंसान की कार फरमाइयाँ, किसान की नहीं, इंसान की, इंसानों की गलतियों की वजह से क्या है, आलूदगी ज्यादा बढ़ रही है। अगला सवाल, शहरों में आलूदगी की पहचान कैसी होती है, कैसे पता चलती है आलूदा है ये शहर। चाहे तो आप क्या है,
دہلی جیسے شہر کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آلودگی کیسے بڑھ رہی ہے پتہ چلنے کے لیے وہاں پر کیا ہے، اس میں بھی ذکر ہے اس کا، کس میں، اس نظم میں، دیکھو کہاں ہے، دیکھو ہوں، شہر میں، شہر میں اس قدر ہے مقدر فضا، فضا مطلب ہوا کی، ہر طرف جیسے چھایا ہوا دھواں، کیا دھواں، اگر زیادہ دھواں ہے تو اس کا مطلب وہ آلودہ شہر ہے، کیا ہے وہ، شہروں میں آلودگی کی پہچان دھواں سے ہوتی ہے، آندھیوں سے، دھواں یا آندھیوں سے کیا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگلا سوال، وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال کیا جائے، یہاں پر دیکھیے مطلع ہے، مقطع ہے، مصرع ہے، قطع ہے، قطع تو ہرگز نہیں ہوتا ہے، قطع اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ان تمام کا تینوں کا ذکر ہے، ہاں تو یہاں پر مصرع، دو مصرے ملا کر ایک شعر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مصرع مطلب یہاں پر دو شعر لکھے ہیں، یہ شعر کہلاتا ہے، یہ شعر مطلب دو حصے مصرے، ان دونوں میں سے ایک، یہ کیا کہلاتا ہے، مصرع کہلاتا ہے، مصرع کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے یہاں پر، ہاں یہ کیا ہے، دو مصرے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایک مصرع کہلاتا ہے، یہ کیا ہے، ایک مصرع ہے، یہ ہاں وہ ایک مصرع ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو پتا چلا، اب مطلع، یعنی مطلع کے معنی ہے پہلے شعر کے دونوں مصرے میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصرے میں، اب یہ نظم ہے، ہاں اس نظم میں پہلا شعر کیا ہے، گرم سے گرم تر ہو رہا ہے جہاں، بھاگ کر کوئی جائے تو جائے کہاں، یہاں پر دیکھو پہلے مصرے میں دونوں، پہلے شعر میں دونوں مصرے کیا ہے، ردیف اور قافیہ ہیں، ہو رہا ہے جہاں تو جائے کہاں، یہ کیا ہے، مطلع کہلاتا ہے، مطلع، مطلع، انہوں کیا پوچھ رہے ہیں، شعر میں، وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو، تخلص تو مقطع میں ہوتا ہے، مقطع کا مطلب کیا ہے، وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، کہاں پر مقطع، یہاں پر ہے، دیکھو آخر میں ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ پورا حصہ کیا ہے، مقطع کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، مقطع۔ لمحہ فکر ہے، یہ جو، یہ احمد علی، احمد علی کا کی نظم ہے، احمد علی، علی اس کا، ان کا تخلص ہے، تو اس شعر میں یہاں علی کا ذکر ہے، شاعر کا، یہ شاعر کی تخلص علامت ہے، تخلص کی علامت، تو یہ کیا ہے، مقطع کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اب اگلا سوال، اگلا سوال کیا ہے، فتنہ پرور، بندہ پرور، یایا پرور اور پرور، ان الفاظ میں پرور کیا ہے، پرور دیکھو، پرور، پرور، پرور ہے، اس کے بعد ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کے بعد ہے، یہ بھی اس کے بعد ہے، سابقہ سامنے والا، لاحقہ بعد والا، سابقہ سامنے والا، تو یہ تمام لاحقے ہیں، کیونکہ الفاظ کے بعد میں بار بار دہرائے جائیں، بار بار ہے، یہ کیا ہے، لاحقے کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، لاحقے ہیں۔ سابقہ مطلب پہلے آتے ہیں، ان پڑھ، ان کیا ہے یہاں پر، سابقہ ہے مثال کے طور پر، اور ردیف اور قافیہ، ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کا مطلب کیا ہے، دیکھو پہلا قافیہ، دیکھو قافیہ کا مطلب، قافیہ سے مراد وہ الفاظ جن کا آخری حرف یکساں ہو اور جو صوتی اعتبار سے ہم وزن ہو، جن کا آخری حرف یکساں ہو اور صوتی اعتبار سے یکساں ہو، ہاں قافیہ کا مطلب، تو یہاں پر دیکھو اس میں آخری حرف یکساں ہو، صوتی اعتبار سے قافیہ ہو۔ اب دیکھو رہا ہے اور تو جائے، رہا ہے تو جائے، ہوا ہے، ہاں یہ تمام کیا ہے، قافیہ کہلاتے ہیں، ہاں یہ تمام الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف کا مطلب، ردیف کا مطلب کیا ہے، ردیف کا مطلب ہے
शेर व नज़म में काफियों की तादाद, काफियों के बाद आने वाले अल्फाज हैं। काफियों के बाद, इसके बाद ही आते हैं, काफियों के बाद आने वाले अल्फाज। अब देखो यहाँ पर हो रहा है, जहां और कहाँ, है ना, ये क्या कहलाता है, काफिया कहता है। जहां, सॉरी रदीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रदीफ। जहां, कहाँ, जवां, धुआं, निशां, फरमाइयाँ, काल, फरमाइयाँ, बीमारियाँ, तब्दीलियाँ, खजां, ये तमाम क्या है, सब्जियां, ये तमाम क्या है, रदीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रदीफ। हाँ, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला सवाल, मोटर गाड़ियों से वाकया होने वाली आलूदगी। मोटर गाड़ियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं ना मिट्टी में मिलता है पहले, ना पहले पानी में मिलता है, ना गिजा में मिलता है। सबसे पहले वो फिजा में मिलता है। कहाँ है, फिजा मतलब हवा में मिलता है। तो फिजाई आलूदगी होती है। हाँ, और उसके बाद अगला सवाल, ब हिस्सा, यहाँ पर ग्रामर और पेडागोजी के सवाल आते हैं। तदरीस, तदरीस के मुताबिक, तरीका तदरीस के मुताबिक। इक्तिसाब सीखना से मुराद, सीखना से किस क्या मुराद है, सीखने से मुराद तजुर्बा से रवैयों में तब्दीलियाँ आना लाना है, या दरसी किताब का मुताला करना ही है, सिर्फ बुजुर्गों के कहने पर किसी का काम करना है इसलिए पढ़ना है, या गैर इरादी तौर पर किसी काम में उलझना है। ये तो नहीं हो सकता। सीखने का मतलब क्या है, तजुर्बा से रवैयों में तब्दीली लाना है, तजुर्बा से रवैयों में तब्दीली लाना है। अगला सवाल, तदरीस जुबान में इब्तिदा, तदरीस ज़ुबान में इब्तिदा, इब्तिदा कहाँ से होती है, मुअय्यन से गैर मुअय्यन, मालूम से नामालूम, आम से ख़ास, आम से ख़ास, या मुजर्रद से मक़रून यानी ठोस की तरफ। तो इन तमाम में क्या है, ये जवाब सही लगता है। आम से ख़ास की तरफ क्या है, पढ़ा जाएगा। तदरीस ज़बान में ख़ास करके, ज़बान की बुनियाद पर आम, जो आम बोल चाल से क्या है, हम खास खास अल्फाज का जिक्र करते हैं। अगला सवाल, महारत समात यानी सुनना से क्या मुराद है, महारत समात यानी सुनने से क्या मुराद है, अपने अतराफ की आवाज़ों को सुनना है सिर्फ, या बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनना है, या सुनी हुई बातों का मतलब दोस्तों से जानना है, या बातों को गौर से सुनना और मतलब अखज़ करना है। सुनने का मकसद क्या है, मतलब अखज़ करना है। ये जवाब सही है इसमें, मतलब, क्योंकि मतलब के लिए सुनते हैं, बगैर सुनना क्या फ़ायदा मंद है। अगला सवाल, महारत गोयाई से क्या मुराद है, गोयाई मतलब बोलना। देखो, दूसरों को बातें करते हुए देखना है, देखना मतलब गोयाई तो नहीं है। सुनी हुई बातों का गलत मतलब निकालना है, ये तो नहीं हो सकता। आदमी का अपने आप में बातें करना है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, बामानी और शिश्ता अल्फाज में ख्यालात का इजहार करना है। बामानी और शिश्ता, शिश्ता मतलब बेहतरीन अंदाज में, उसूल के मुताबिक खूबसूरत अंदाज में क्या है, बयान करना है। महारत गौया का मकसद ये है, बामाने और शिश्ता अल्फाज में ख्यालात का इजहार करना है। ये जवाब सही है। अगला सवाल, क्लासरूम में जबान की आमोजिश को फ़रोग देने के लिए दो तरफ़ा तरसील का एहतमाम ज़रूरी है। दो तरफ़ा तरसील का क्यों, क्या बच्चों को तालीम की बातों को सुनने का मौका मिलता है इसलिए दो तरफ़ा करना है, या क्लास में मुकम्मल नज़्म ज़ब्त कायम करना है, या बच्चों को ज़बान और कवायद की गलतियों का अजाला करना है। अजाला का मतलब दूर करना या मिटाना है। दो तरफा करने का मतलब क्या है, तुझे आते तुझे नहीं आता, इसका मतलब गलतियों का अजाला, गलतियों को दूर करना है। तो ये जवाब सही है। अगला देखो ऑप्शन क्या है, इस अमल से मौलवी को बच्चों के गलत तस्वुरात का इल्म होता है। सिर्फ इल्म होना नहीं है, हमें उसका अजाला करना है, उन गलतियों का को दूर करना है, ये अहम मकसद है। अगला सवाल, तहरीरी महारत के हुसूल में, तहरीरी महारत के उसूल में कवायद के उसूलों का इस्तेमाल करने से, कवायद का उसूल इस्तेमाल करने से क्या है, बच्चों में तस्वुरात फ़रोग पाते हैं, या तहरीर बामानी और वाज़ेह होती है, छुट्टी के लिए दरख्वास्त पेश करना आसान होता है। ये तो नहीं, दफ्तर की
दफ्तरी काम में फॉर्म भर्ती करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहला भी नहीं होता। यहाँ पर क्या है, दूसरा बामानी और वाज़ेह तहरीर होना है। तहरीरी महारत का मतलब क्या है, तहरीर कैसी होना, बामानी और वाज़ेह होना चाहिए। ये जवाब सही है इसका। अगला सवाल, कसीर दर्जाती जमात में जबान की तदरीस के दौरान, जबान की तदरीस के दौरान क्या करना है। मौलवी को तमाम जमातों के लिए तदरीसी तैयारी करनी पड़ती है, या तमाम बच्चों की सरगर्मियों की निगरानी करनी पड़ती है, या ज़बान के तालीमी मकासद के हुसूल में कोताही हो सकती है, कोताही तो नहीं आता, जमात के नज़्म ज़ब्त में खलल पैदा हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये जवाब सही है। कसीर दर्जाती जमात में ज़बान की तदरीस के दौरान तमाम बच्चों की सरगर्मियों की निगरानी करनी पड़ती है। या इसका ऑप्शन ये होता है, या ये होगा शायद, ये नहीं आता यहाँ पर। ये मौलवी को तमाम जमात के लिए तदरीसी तैयारी करनी पड़ती है। कसीर दर्जाती जमात में ज़बानी तदरीस के दौरान, दौरान दौरान के हिसाब से मतलब ये जवाब सही है, ये जवाब सही है दूसरा। तदरीस के दौरान पूछा है, पर दौरान मतलब निगरानी करना पड़ता है ना, तदरीस के दौरान इन्हें देख रहा है क्या नहीं, ये बच्चा सुन रहा है क्या नहीं, इसलिए से क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल, जबान की आमोजिश में जबान की महारतों की तरतीब का फितरी उसूल क्या है। देखो, सबसे पहला बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, पहले सुनता है, बोलता है, मुतालिया करता है, तहरीर करता है। पहले समात है, समात यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये गोयाई तो नहीं आ सकता। सेकंड आना है गोयाई, यहाँ भी गोयाई है। उसके बाद तहरीर के बाद मुतालिया नहीं, पहले पढ़ना सीखता है बाद में लिखना सीखता है बच्चा, पहले पढ़ना बाद में लिखना। ये तरतीब बहुत सही है, बेशक यही सही है। अगला सवाल, दर्ज झील अल्फाज की जोड़ियों में एकसा आवाज वाले अल्फाज की निशानदेही करना है। एकसा आवाज वाले, बाग, जंगल, मछली, नदी, कसक, लचक, दरिया, पहाड़। तो इस लिहाज से कसक और लचक क्या है, एकसा आवाज वाले अल्फाज हैं। अगला सवाल, वो अपने घर में सुख और चैन की जिंदगी बसर कर रहा था। इस जुमले में सुख, सुख का जिद क्या है, जिद अपोजिट वर्ड क्या है, कुछ अलम, गम, रंज, रंज और गम दोनों क्या है, दुख में ही आते हैं, लेकिन क्या है, दुख सही जवाब है इसमें, दुख, सुख, दुख, ये जवाब सही है। अगला सवाल, महारत तहरीर की कुदरत पैमाई कैसे की जा सकती है। महारत तहरीर की तवालत से की जाती है, लंबी तहरीर लिखने देकर की जाती है। तवालत मतलब लंबा, तवील, ज़्यादा लिखने के लिए देकर तहरीर की कदर पैमाई की जा सकती है। या तहरीरी इम्तिहान से की जा सकती है, तहरीर का एक इम्तिहान रखें। या तहरीर में रमूज औकाफ के इस्तेमाल से की जा सकती है, या खुश खती की तहरीर से की जा सकती है। लेकिन सही जवाब क्या है, रमूज औकाफ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, यहाँ पर अहमियत के हामिल है, इस लिहाज से तीसरा जवाब सही है। अगला सवाल, जबान की तदरीस के लिए दरकार सबसे अहम वसीला क्या है जबान की तदरीस के लिए। रेडियो, चार्ट, झलकियाँ, ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि दरसी किताब, जबान की तदरीस के लिए दरसी किताब होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा पढ़ना लिखना सीखना है ना, तो इसलिए ऐसे दरसी किताब ज़रूरी है। उसके बाद अगला सवाल, लिसानी दरसी किताब के दाखिली लवाजिमात, दाखिली मतलब अंदरूनी लवाजिमात, देखो, निसाब की तकमील का मुकम्मल सामान मुयस्सर हो, निसाब की तकमील का मुकम्मल सामान, असबाक की ज़बान सादा, आसान और काबिल फ़हम हो, या तस्वीर पर पुरकशिश तलबा की उम्र और पसंद से मुताबिकत रखती हो, या ज़बान की महारतों और तलबा की हम्मा जहत नशोनुमा, हम्मा जहत तरक्की का मौज़ून हो। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हम्मा जहत लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हम्मा जहत मतलब हर तरफ से, इंफरादी हो, समाजी हो, माशी हो, हम्मा जहत लफ्ज़ आने पर ये ऊपर के तमाम नुकात इसके अंदर आ जाते हैं, तो इस लिहाज से चौथा जवाब सही है। अगला सवाल, ज़राए आमा यानी मल्टी मीडिया से मुराद क्या है।
ملٹی میڈیا، ملٹی میڈیا میں تخت سیاہ ملٹی میڈیا میں نہیں آتا، غلط. ہاں، جھل کی تختیاں بھی نہیں آتے ملٹی میڈیا میں، چارٹ بھی ملٹی میڈیا میں نہیں آتے. دیکھو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، یہ جواب صحیح ہے اس کا، ملٹی میڈیا. اگلا سوال اور آخری سوال اردو زبان کا 2014 کے کوشچن پیپر 2 کا. اصلاحی تدریس سے مراد، اصلاحی تدریس سے کیا مراد ہے؟ یونٹ پلان کے مراحل سے گزرنے کے بعد کی جانے والی تبدیلیاں، یا صرف ریاضی سائنس اور سماجیات سے متعلق کی جانے والی تبدیلیاں، یا ہفتہ میں ایک مرتبہ انجام دی جانے والی سرگرمیاں، یا سالانہ امتحان سے قبل بچوں کو دی جانے والی سرگرمیاں. لیکن یہ جواب، پہلا جواب سے اصلاحی تدریس کر دی جاتی ہے یونٹ پلان کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی اس گزرنے کے بعد کی جانے والی تدریس ہے. کیونکہ بچہ اگر اس سبق میں، اس یونٹ میں مکمل طور پر نہیں سیکھا ہے تو اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا ہے، اصلاحی تدریس کی جاتی ہے. یہ رہا پیپر 2 زبان اول اور دوم کرناٹکا ٹی ٹی کا 2014 کا کوشچن پیپر کے کی آنسرز. اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے گا. اور اسی طرح کے مزید ویڈیو کو اور نوٹس کو جاننے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائے گا. خاص کر کے فیس بک گروپ میں جوائن ہو جائے گا. ٹیلی گرام کے ساتھ ساتھ فیس بک گروپ میں بھی جوائن ہو جائے، کیونکہ وہاں پر میں ایسے اہم نکات، اہم امیجز، نوٹس ڈالتا ہوں جو آن لائن میں دستیاب ہے. ان تمام کو میں موبائل میں سیو کر کے پھر ٹیلی گرام میں ڈالنے کے لیے مجھے مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں صرف فیس بک میں چند نوٹس ڈال رہا ہوں، یعنی جو جہاں سے نیٹ سے مجھے دستیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، آپ فیس بک گروپ میں بھی جوائن ہو جائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی گرام گروپ میں بھی جوائن ہو جائے تو آپ کو فائدہ مند ہوگا. تو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.